नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। भारत समाचार के खास प्रोग्राम यूपी डायरीज में आपका स्वागत है। अपने इस खास प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के शहरों के कुछ चुनिंदा लोगों से जिनकी समाज को आगे बढ़ाने की नई सोच, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे से उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और लगातार वो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम भी बढ़ा रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम यूपी डायरीज में लाए हैं उत्तर प्रदेश के वो नवरत्न जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। नोएडा एनसीआर की रियल एस्टेट बायर्स की मुश्किलों को दूर करने, बायर्स के फंसे हुए कई प्रोजेक्ट्स के कानूनी झंझटों से निजात दिलाने के लिए रियल एस्टेट कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक ने एक नई शुरुआत की है जिसका नाम है मिशन आजादी। आइए जानते हैं इन्वेस्टर क्लिनिक के को फाउंडर सनी कटियाल जी से कि आखिर क्या है ये मिशन आजादी। देखिए, भारत समाचार के माध्यम से मैं सनी कटियाल को फाउंडर इन्वेस्टर्स को नहीं बताना चाहता हूं कि हमने काफ़ी अच्छे रास्ते निकाले हैं। हमने एक बहुत स्पेशल कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन आज़ादी। मिशन आज़ादी अपने आप में ही बता रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले कुछ सालों से रीजन ऑफ डिले रहे, रियल एस्टेट में डिसअपॉइंटमेंट रहा, नेगेटिविटी रही। उस चीज़ को आज पूरा बदलने के लिए प्लस साथ ही साथ आज इस इतने समय में बहुत सारे कस्टमर्स आज अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करना चाहते हैं और एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। यानी कि किसी ने 2 कमरों का मकान लिया था वो 3 का लेना चाहता है, किसी ने प्लॉट लिया था वो कोठी लेना चाहता है, किसी ने कोठी ली थी वो एक कॉमर्शियल लेना चाहता है, किसी पे ज़्यादा मकान ले लिए लेकिन आज वो एक दुकान या और एक ऑफिस लेना चाहता है उन्हें सेल करके। मार्केट में जब ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती तो काफ़ी मुश्किल आता है उस ग्राहक के लिए कि वो क्या करे उस प्रॉपर्टी का। और आज मार्केट के अंदर शायद वो इंडिविजुअली देने के लिए जाता है तो आज खरीदना बेचना भी थोड़ा मुश्किल है। हमने एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकाला इन्वेस्टर्स क्लिनिक में, जहाँ जिसको हम बोलते हैं मिशन आज़ादी, जहाँ आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हम उसको बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे कि वो आज स्टक है, वो डेवलपर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो प्रोजेक्ट बना है वो नहीं बना है, वो एनसीएलटी में है, वो किसी भी ऐसी इश्यूज में है। मैं उसके बाद भी आज हमने बहुत इंडिया के टॉप डेवलपर्स फ्रॉम भूटानी, मतलब M3M, Supertech, they're all ready to move in project. Mixon, they're all ready to move in projects. And HNS. इन 5 डेवलपर के 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेके आए, जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी में दिया हुआ पैसा, उदाहरण के तौर पर आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली हुई है और आपने लगभग 10, 15, 20 लाख रुपए कुछ भी अमाउंट मान लेते आपने उसमें दिया हुआ है और आज कोई ना कोई डिस्प्यूट, डिले और चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है, लेकिन ऐसा भी होता है कि मेरी रिक्वायरमेंट चेंज है। मैं नौकरी करने बैंगलोर गया था बट आज मेरी नौकरी बदल गई, मैं वापस आ गया, मुझे वो प्रॉपर्टी एक्सचेंज करनी है। किसी भी ऐसे ग्राहक का वो दिया हुआ पैसा आप जब हमसे नई प्रॉपर्टी इन इंडिया के बेस्ट डेवलपर से आप अगर हमारे साथ खरीदते हैं तो हम आपका वो पैसा वहां पर कंसिडर करेंगे। यानी कि आप नए डेवलपर की अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी ली तो आपका पुरानी जगह पर डेवलपर ए में गया हुआ 15 लाख रुपए यहाँ पर काउंट हो जाएगा। इसे बोलते हैं मिशन आज़ादी। प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी हम आपकी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये 10 के 10 लाख लोगों को अगर आज उनको लगता है कि ये 5 डेवलपर के 20 प्रोजेक्ट में उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, हमने अपनी रियल एस्टेट की समझ से हमने वो सारी चीज़ें लेके रखी क्योंकि हमें पता था पहले बार समय पे शायद हो सकता है हमारा पहला ग्राहक दूध का जलाए और वो छाजी फूक फूक पे पिएगा, तो हम लोगों ने वही रेट जो चलता हुआ रेट है कंपनी का वो लेके चले। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो प्रोडक्ट जो आज रेडी है, वो प्रोडक्ट जो नंबर 1 डेवलपर्स के प्री लीज है। जैसे कि मैं आज कॉमर्शियल में बात करूं तो भूटानी, M3M, इनसे बड़ा कोई भी एनसीआर के अंदर अपने अपने क्षेत्र के किंग है। तो इन लोगों की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जहां पर प्री लीज है, जहां पर बिल्डर रेंट पे बोल रहा है कि ऑलरेडी चढ़ी हुई है, मैं वो आपको दे रहा हूँ, जो उनके नॉर्मल कैंपेन्स में सेम प्राइस पे सेल हो रही है। इवन सुपरटेक ऑल्सो
ज्यादातर सुपरटेक और मिक्सन की रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सोने पे सुहागा तब आता है, मान लीजिए आपने 10 साल पहले घर लिया था और आपको, या 7 साल पहले आपकी 15-20 लाख रुपए की ईएमआई चल रही है, आप रेंट पे रह रहे हैं और आपकी ईएमआई भी चल रही है, तो उसके अंदर आपकी तकलीफ दूर क्या हो जाती है, मैं आपका लोन ट्रांसफर भी कर दूंगा। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इन्वेस्टर्स को नहीं, एक होता है जैसे आज आप कोई भी आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम लें तो एक गवर्नमेंट की एक एसोसिएशन जो ठप्पा लगाती है, आज आप बीमा लेने जाएं तो IRDA अगर अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इस पूरे कॉन्सेप्ट में जब आपको M3M, भूटानी, सुपरटेक, मिक्सन, ये बड़े बड़े ब्रांड्स आके जब ठप्पा लगाते हैं, इनके लीगल पूरा ठप्पा लगाते हैं, पूरे इनकी लीगल पूरी टीम है जो इसको आके पूरा वेट करती है, ये उतना बढ़िया। और यही नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, बैंक भी इन्वॉल्व है। अगर आपका पहला लोन किसी बैंक से है, हमारे पास ऐसे बैंक्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपका बैंक लोन पहले हम बंद कराएंगे और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी शिफ्ट करेंगे। अपने चांस पे प्लॉट लिया हो और लिटिगेशन चल रहा हो जुपिटर से, वो भी टेकन केयर ऑफ है, जैसे जोक्स अपार्ट। बट अगर आपका कहीं पे भी कोई भी लिटिगेशन है, दैट डजंट मैटर। व्हाई? बिकॉज आप लीगली एक प्रॉपर्टी डेवलपर को दे रहे हैं और वो प्रॉपर्टी डेवलपर मान के बैठा है। अब ये हो कैसे रहा है? जैसे आज मान लीजिए आप 100 रुपए की नए डेवलपर पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, डेवलपर आपकी पुरानी 30 रुपए की प्रॉपर्टी देने को तैयार है। ये इन्वेस्टर्स क्लिनिक की एक इनिशिएटिव है जहां हमने डेवलपर को कन्विंस किया कि आप प्रॉफिट आपका 10 से 20% होगा। और एक कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग का तात्पर्य क्या होता है? एक ब्रिज होता है जहां पर आज आपका माल नहीं बिका, लेकिन बिल्डर को बैंकों से पैसा लेकर उसको बनाते हैं और बैंकों को ब्याज देते हैं। एक प्रोजेक्ट पे 10 से 12% की बड़े आराम से कॉस्ट ऑफ फंडिंग आ जाती है। हमने बिल्डर को ये समझाना काफी ज्यादा अनिवार्य था और हम उस कोशिश में कामयाब हो पाए, जहां पर हमने कहा जितनी भी ये सारी कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट नहीं लगती और इस टफ टाइम में भी आप इस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। जहां पर बिल्डर को हम आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और बिल्डर का प्रॉफिट नाम का जो ये अमाउंट है जो आपकी पहली प्रॉपर्टी में है, वो वहां पर शिफ्ट होकर रह जाता है। तो आज सबके लिए विन विन हो जाती है, चाहे वो पहला डेवलपर है जिस पे लिटिगेशन है, तो शायद NCLT में, शायद FIR है या मल्टीपल अदर दिक्कतें हैं, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट खराब है, कुछ भी है, पुराने बैंक का भी भला है इसमें, क्योंकि आज उसका जो लोन लिया हुआ है कस्टमर ने, शायद उसकी EMI नहीं कर दे रहा और NPA हो रहा है बैंक, या उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है। इसमें नया हमारा डेवलपर भी खुश है क्योंकि उसका माल बिक रहा है, उसके प्रॉफिट के तौर पे प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी आ गई कस्टमर की, लेकिन 70% नया पैसा आ गया और मार्केट में पॉजिटिविटी, उसकी अवेयरनेस हो रही है। और चौथा, कस्टमर के लिए तो है ही विन विन, क्योंकि आज ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आज सूरत भी नहीं दिख रही, उससे वो उस घर में शिफ्ट हो सकता है या उस दुकान में या उस ऑफिस में शिफ्ट हो सकता है जो रेडी है, जिसकी पोजेशन है, जो 6-6 साल से रेडी है। हम पे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जहाँ 4-4, 5-5 साल से प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, रजिस्ट्री है, OC है, CC है, बैंकों से लोन मिल रहा है इवन नया खरीदने पे भी। तो उस तरीके के हम लोग ऑप्शंस लेके आए इन्वेस्टर्स को लेके गुडविल पे, क्योंकि हम रेगुलरली इन डेवलपर्स के साथ 50-100-200 करोड़ का रेगुलर हर महीने का काम करते हैं। इन डेवलपर्स को कन्विंस करना एक्चुअल में काफी मुश्किल, और वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, क्योंकि कोई भी 10 लाख लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकता, इम्पॉसिबल है। नहीं तो सेम स्टोरी उनके साथ भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फंड सपोर्ट नहीं करेंगे। तो लिमिटेड इन्वेंट्री है, कुछ फ्लोर या कुछ 50 यूनिट, कहीं पे 100 यूनिट, कहीं पे 200 यूनिट, तो इस तरीके से है। और 15 अगस्त तक का इसका आखिरी समय है, लेकिन 15 अगस्त मान के नहीं चलें, क्योंकि आज जो इन्वेंट्री है वो शायद कल नहीं होगी, क्योंकि काफी लोग आ रहे हैं और 15 अगस्त को स्कीम खत्म हो जाएगी, यानी कि अगर कुछ भी बचा होगा तब तक। लेकिन मुझे उम्मीद है काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति के लिए विन विन है। सो लिमिटेड ऑफर है, तो इसमें कोशिश करिएगा 15 अगस्त का भी इंतजार ना करें, थोड़ा जल्दी इनिशिएट करें। उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्राओं को IIT JEE नीट एम्स में सफलता दिलाने के लिए लखनऊ की एकमात्र कोचिंग लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो विगत कई वर्षों से छात्रों के उज्जवल भविष्य को बनाने में निरंतर प्रयासरत है। आइए जानते हैं लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक विनोद कुमार दीक्षित से कि आखिर किस तरह वो अपने यहाँ पर आए पढ़ने वाले छात्रों को सफलता के मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। मैं विनोद कुमार दीक्षित, फाउंडर डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ। सबसे पहले तो आपको मैं एक छोटा सा परिचय अपना दे दूं। मैं मूल रूप से लखनऊ
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आया था, लेकिन साइड में कुछ पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से पढ़ाना प्रारंभ किया और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं टीचिंग में ज़्यादा रुचि लेकर के और अच्छा परिणाम दे सकता हूँ, और इस प्रकार से मैं पूर्ण रूप से एक अध्यापक के तौर पर परिवर्तित हो गया। मैंने 2002-03 के आसपास से आईआईटी और मेडिकल के स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू किया। पहला बैच मैंने 2004 में आईआईटी में क्वालिफाई कराया, और जब रिजल्ट्स आए तो मुझे लगा हम आईआईटी में बच्चों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आईआईटी का जो पैटर्न था वो बड़ा टफ था। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न होते थे। तो उस समय एक टीचर के नाते मैं स्वीकार करता हूँ कि एक टीचर को कॉन्फिडेंस आना कि मैं आईआईटी के स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूँ कि नहीं, थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब 2004 से 2006 के बीच में लगातार 2 से 3 वर्ष हम लोगों ने आईआईटी एडवांस में, उस समय आईआईटी अलग होता था, IIEEE के एग्ज़ाम अलग होता था, लगातार सफलताएं दी, रिजल्ट्स दिए, तो मुझे विश्वास हुआ कि हम बच्चों को अच्छे से और सिस्टमेटिक ढंग से गाइड कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 2006-07 में हमने लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन किया, और आज की समय में हमारे पास करीबन 15 से 20 लोगों का टीम का सहयोग है, जो विभिन्न सब्जेक्ट्स में विभिन्न पार्ट्स को पढ़ाते हैं। और हम लोग 3 सेंटर्स इस समय रन कर रहे हैं। 3 सेंटर्स हमारे लखनऊ में चलते हैं। एक हजरतगंज में है, जो मूल रूप से आईआईटी पास आउट, जो बच्चे 12th करके आते हैं, पास करके आते हैं, उनको फोकस करके हजरतगंज सेंटर है हमारा। वहाँ पर हम आईआईटी और नीट के लिए सेपरेटली बैचेस प्रोवाइड कराते हैं। स्मॉल बैचेस रहते हैं। फैकल्टीज़ की नंबर हमारे पास ज़्यादा है कंपैरेटिवली। एक फैकल्टी पर पूरा सिस्टम बेस्ड नहीं है। जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी लिमिटेड होती है, हमारे यहाँ लिमिटेड नहीं, नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ ज़्यादा हैं। सब्जेक्ट्स में जैसे मैं फ़िज़िक्स खुद पढ़ाता हूँ, साथ में 2 लोग और फिज़िक्स में हमारे साथ हैं, तो हम 3 लोगों का पूरा ग्रुप है जो हम लोग अकेले फ़िज़िक्स को गाइड करते हैं। ऐसे हर सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में हमारे पास टीम है। और हमारे पास LDA कॉलोनी सेंटर कानपुर रोड पर एक है, एक सरोजनी नगर में सेंटर है जो हम लोगों ने 3 साल पहले लेटेस्ट अभी डेवलप किया है। इस तरीके से 3 सेंटर्स लखनऊ में हैं, और लगभग हर साल हम लोगों के यहाँ से 20 से 30% सिलेक्शन रेशो नीट और जेई का है। 20 से 30% है। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ 12th अपीयरिंग होते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस हम लोगों ने देखे हैं। वो बच्चे जो है 11th और 12th के साथ आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और 12th के साथ ही उनका सिलेक्शन नीट और जेई में हो रहा है। ये हम लोगों का जो टीम वर्क है, जो मेहनत है, वो रिजल्ट्स में दिखती है। इस बीच में कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने पूरा सिस्टम ऑनलाइन भी करने का प्रयास किया है। हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हम लोगों ने लाइव क्लासेस का पूरा सिस्टम बना रखा है, जिसमें कि रेगुलर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। डाउट रिमूवल फैसिलिटी है। इसके अलावा हम लोग बच्चों को क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने हमको क्वेश्चन व्हाट्सएप किया, हम उसका वीडियो सॉल्यूशंस बना करके बच्चों को शेयर करते हैं, ताकि वो जब उनको सुविधा हो, उस सुविधा के अनुसार वो उस सॉल्यूशन को देख सकें। क्लास में जब हम सॉल्यूशन बताते हैं वो तो है ही, इसके अलावा हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी लक्ष्य का है। मोबाइल पर भी आप लक्ष्य के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन देख सकते हैं हम लोगों का। वहाँ से आकर के बच्चा स्टोर में आकर के हम लोगों के जो कोर्सेज़ हैं वो अवेल कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों से डायरेक्टली जुड़ करके पूरा स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है, ये सारी चीज़ों का लाभ ले सकता है। इनके टॉपर्स जनरली हमारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिंक्ड रहते हैं। इस बार भी हमारे यहाँ 2-3 स्कूल के टॉपर हैं, जिनके मैथ्स में अमित शुक्ला एक बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसके मैथ्स में 100 मार्क्स हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 99 मार्क्स हैं। हर्ष श्रीवास्तव CMS कानपुर रोड का विद्यार्थी है, उसके भी 99 मार्क्स हैं साइंस सब्जेक्ट्स में। इस तरीके से लगभग हर साल हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो हमसे जुड़े वो सेटिस्फाइड रहें। इस इंस्टीट्यूट में हम लोग सबसे पहला बच्चे का यही मोटिवेशन काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि कैसे वो एक अच्छा साइंस स्टूडेंट या अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। जब वो साइंस स्टूडेंट बनेगा, रुचि लेगा, तब वो किसी एग्ज़ाम में या कंपटीशन में सेलेक्ट होगा और आगे उस
क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू करेगा, फिर हम उसको अपने इंस्टीट्यूट में इनरोलमेंट के बाद हम डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू उसको हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। सबसे पहले उसको बेसिक लेवल प्रैक्टिस कराते हैं। बेसिक लेवल प्रैक्टिस होती है क्लास में, क्लासरूम लेक्चर्स के साथ बेसिक लेवल की प्रैक्टिस हम कराते हैं। उसके बाद हम लोगों के एक्स्ट्रा सेशन होते हैं डाउट्स के। उन डाउट्स में हम लोग एडवांस लेवल के डाउट्स कराते हैं। हम लोगों के 2 लेवल के असेसमेंट्स हैं। एक लेवल है क्लासरूम टेस्ट, दूसरा है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ ऑल ओवर द इंडिया भी हम लोग रन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे लखनऊ के ही रहते हैं। तो लखनऊ लेवल पर हम लोग कई स्कूल्स से भी हमारा टाई अप है, कई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से भी हमारा टाई अप है। उन सारे स्टूडेंट्स को मिला करके कंबाइंड हमारी टेस्ट सीरीज़ रन होती है। और उस टेस्ट सीरीज़ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस टेस्ट को जब देते हैं, उनमें आपकी रैंक हम प्रोवाइड कराते हैं। उस रैंक से आपको एक रियल टाइम स्टडी का पता चलता है कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। आपको आइडिया लगता है कि आप किस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई कमी होती है तो हम लोग काउंसलिंग पर्सनली बच्चों को लेकर के बैठ करके करते हैं। और कोरोना टाइम है तो घर में रहें, ऑनलाइन पढ़ें मैक्सिमम। हालांकि ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है साइंस में विशेष रूप से, क्योंकि जब तक टीचर सामने नहीं होगा, टीचर से हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। लेकिन समय के साथ मजबूरी है कुछ समय के लिए, जब तक ये चीज़ें टलती नहीं, ख़त्म नहीं होती, तब तक हमें मजबूरी में इस माध्यम को अपनाना है। कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम आपको गाइड कर सकते हैं जेईई और नीट के लिए। आइए आपको एक ऐसे गैस्ट्रो सर्जन से रूबरू कराते हैं जिन्होंने दिल्ली में 8 साल रह करके गैस्ट्रो सर्जरी में महारत हासिल की। कई ऐसे जटिल ऑपरेशन कर लोगों को नई जिंदगी आती। वेस्टर्न यूपी के एकमात्र गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर ध्रुव जैन, जिन्होंने गैस्ट्रो सर्जरी के क्षेत्र में मरीजों की हर परेशानी को समझा और इस परेशानी को दूर करने का संकल्प भी लिया। आइए गैस्ट्रो सर्जिकल एवं ओबेसिटी क्लिनिक मेरठ के गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर ध्रुव जैन से जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से गैस्ट्रो सर्जरी के मरीजों की मदद कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर ध्रुव जैन हूँ। अभी मेरठ में गैस्ट्रो एंड लैप्रोस्कोपिक क्लिनिक में अपना कार्य करता हूँ, और मेरा जो होम टाउन है वो देवबंद कस्बा है, जो कि सहारनपुर ज़िले में आता है। और मेरी जो स्कूलिंग है वो रुड़की से हुई है। 12वीं कक्षा तक तो मैं रुड़की में ही पढ़ा। उसके बाद फिर मेरा जो सिलेक्शन MBBS में लखनऊ के कॉलेज KGMC लखनऊ में हुआ। फिर वहाँ पे 5 साल MBBS की शिक्षा के बाद जनरल सर्जरी में MS मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया। और उसके बाद फिर 3 साल गैस्ट्रो में सुपर स्पेशलाइजेशन MCH वो एम्स न्यू दिल्ली से किया। फिर एम्स न्यू दिल्ली से MCH ख़त्म होने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट में फेलोशिप करी 6 महीने के लिए मैक्स हॉस्पिटल साकेत से। और उसके बाद से मैं 1.5 साल से मेरठ में ही कार्य कर रहा हूँ। शुरू की सारी शिक्षा तो देवबंद में ही हुई, देवबंद में रहकर ही हुई, और इंग्लिश मीडियम स्कूल से रुड़की से हुई। और उसके बाद फिर PMT की तैयारी के लिए 1 साल दिल्ली रहने के बाद उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो है कि PMT में हुआ, जिसमें मुझे कि KGMC लखनऊ कॉलेज मिला। शुरुआत में तो क्योंकि मेरठ में मेरा कोई जानने वाले या ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो शुरुआत में तो थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ सब लोगों से जान पहचान बनाने में, अपना कार्य दिखाने के लिए और सब में विश्वास दिखाने के लिए कि हाँ, गैस्ट्रो का जो काम पहले नहीं होता था मेरठ में, जो बड़ी सर्जरीज लेप्रोस्कोपी द्वारा जो एडवांस सर्जरीज और जो गैस्ट्रो की जो बड़ी सर्जरीज होती हैं, पेनक्रियास की सर्जरी, लीवर की सर्जरीज जो पहले मेरठ में नहीं होती थी, तो वो सफलतापूर्वक मेरठ में की जा सकती हैं। वो पेशेंट्स में भी और अपने साथियों में भी विश्वास एक पैदा करने की शुरू में समस्या थी, जो कि धीरे धीरे जैसे पेशेंट्स के हमने सर्जरीज करी, बड़ी 8 घंटे 10 घंटे की सर्जरीज करी मेरठ में, और उसके बाद पेशेंट्स ठीक भी हुए, पेशेंट्स ठीक होकर घर गए और उन्हें आराम भी मिला। तो उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट्स में भी और हमारे साथियों में भी विश्वास बना कि जो काम दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है वो कार्य, वो सर्जरीज मेरठ में भी हो सकती हैं अगर सही तरीके से की जाए। मेरठ में अब हम लगभग सारी प्रकार की सर्जरीज जो कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, वो लगभग सारी सर्जरीज हम मेरठ में कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें कि लेप्रोस्कोपी द्वारा एडवांस सर्जरीज हैं, पेनक्रियास के ट्यूमर्स की सर्जरीज हैं, लीवर की गांठें हैं, और जो सर्जरीज 8-8 10-10 घंटा चलती हैं,
तो इस वक्त ऐसी कोई ऑपरेशन नहीं है जो कि दिल्ली में और बड़े अस्पतालों में हो रहा हो और हम लोग मेरठ में नहीं कर रहे हैं। कमी थी एक स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो सर्जन की 5-6 साल से पूरे पश्चिमी यूपी में, तो उसके बाद से हमने आके फिर वो कार्य धीरे धीरे शुरू किया और उस कमी को एक पूरी करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमिकली देखिए मेरठ में और दिल्ली में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जो ऑपरेशन मेरठ में हम लोग कर रहे हैं वही ऑपरेशन दिल्ली में लगभग 2 से 3 गुना एक पैसों में होता है। मेरठ में वही सुविधाएं, वही ऑपरेशन और उसी तरह का इलाज हम लोग आधे से भी कम कॉस्ट में दे पा रहे हैं। तो उस हिसाब से पेशेंट्स को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होता है और अपने क्षेत्र, अपने गांव के आसपास ही रहकर इलाज करने का भी उनको अवसर मिलता है। नहीं तो बार बार दिल्ली जाना आना भी पेशेंट के लिए बड़ी दुविधा होती है। तो उस प्रकार से जैसे एक पेशेंट थे, उनको बहुत बड़ी पेनक्रियाज में गांठ थी लगभग 10 सेंटीमीटर की, तो काफ़ी दिनों से वो परेशान थी। हमने उनका 8 से 10 घंटे ऑपरेशन करके, एक विपल्स ऑपरेशन होता है, पूरी गांठ को निकाला गया और अभी वो ठीक हैं। और यही ऑपरेशन अगर वो दिल्ली में कराती तो उनका खर्चा जो मेरठ में हुआ उससे लगभग 2 या 3 गुना ज़्यादा होता। इसी तरह एक दूसरे पेशेंट थे जिन्होंने कि एसिड पी लिया था, उनके जो खाने का पाइप था वो पूरा ख़राब हो गया था, तो उनका भी ऑपरेशन करके पूरी नई खाने की पाइप, खाने का आहार नली को बड़ी आंत से हमने बनाया और पेट से छाती के द्वारा पूरे गले तक ले जाकर नया खाने का रास्ता उनका बनाया गया। इसी तरह एक और पेशेंट थे जिनकी पूरी बड़ी आंत सड़ चुकी थी, पूरी बड़ी आंत जो है गल चुकी थी। उस पूरी बड़ी आंत को हमने लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा निकाला और फिर नई बड़ी आंत को छोटी आंत से बनाया और पूरा कार्य लैप्रोस्कोपी द्वारा किया गया, जो कि दिल्ली के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं। 8-10 साल तो मैं दिल्ली में ही रहा, जिसमें कि मेरा MS और MCH, उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल में भी कुल मिला के लगभग 8 से 10 साल मैंने काम किया। लेकिन क्योंकि मैं देवबंद एक जो छोटा कस्बा है पश्चिमी यूपी का, वहाँ से आता हूँ, तो वहाँ पे देखकर मुझे यही लगा कि अपने क्षेत्र में वापस जाकर ही कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की जाए जो कि दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है और हमारे क्षेत्र को भी फ़ायदा मिले और कुछ अच्छा काम यहाँ पर हो। देखिए अपने क्षेत्र में, अपने हॉस्पिटल्स में काम करने का हमें यही फ़ायदा होता है कि बड़े हॉस्पिटल्स में तो हम अपनी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते पेशेंट्स की, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट पूरा अलग होता है। लेकिन क्योंकि मेरठ में है, सारे हॉस्पिटल्स के जो मैनेजमेंट हैं उनसे हम लोग संपर्क में रहते हैं, तो सब तरीके से पेशेंट्स की मदद कर पाते हैं। उसमें जो है सर्जरीज में हम काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट, काफ़ी कभी फ्री और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद है वो हम कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। जबकि बड़े हॉस्पिटल्स में हम लोग उतनी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरा मैनेजमेंट अलग। मेरा अनुसार तो धीरे धीरे मेरठ और दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे जितनी भी सुविधाएं हमें दिल्ली जाकर या NCR जाकर मिलती हैं, लगभग सारी सुविधाएं, सारे मेरठ के सभी डॉक्टर, सभी साथी यही मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वही सुविधाएं उतने ही अच्छे लेवल की, वर्ल्ड क्लास लेवल की और काफ़ी कम कॉस्ट में हम लोग मेरठ में उपलब्ध करा सकें। और अगले 5 से 10 सालों में शायद ही ऐसा कोई सुविधा हो जो कि मेरठ में उपलब्ध ना हो, चाहे वो गैस्ट्रो के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में। ये भारत समाचार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि हमारे लोगों को, सभी साथियों को भी एक जागरूकता मिलती है कि हमारा क्षेत्र किस तरह तरक्की कर रहा है और क्षेत्र के जो लोग हैं, सभी साथी हैं, वो किस तरह मेहनत करके क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो उत्तर प्रदेश में निस्वार्थ लोगों की मदद कर रहा है, जिसने ज़रूरतमंद लोगों के दर्द को समझा है, लोगों को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई और कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान गरीबों का मसीहा बनकर सामने आया। लखनऊ जिले के रहने वाले समाजसेवी जॉय बनर्जी जी से जानते हैं कि आखिर उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं जॉय बनर्जी, लखनऊ से मैंने ग्रेजुएशन किया है और बचपन से ही मुझे समाज सेवा का शौक़ रहा है। मेरे पिताजी ने मुझे समाज सेवा की प्रेरणा दी, किस तरह से समाज सेवा की जाती है। मैं 2.5 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ लगा रहा और जब 5 साल की उम्र में आया तो मेरे पिताजी ने मुझे स्टेज पर लगाया। इसके साथ ही मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी मैं भाग लेता रहा, स्पोर्ट्स में भी मैं भाग लेता रहा। सन 71 से पूर्ण रूप से कहा जाए मैं समाज सेवा में जुटा, जब भारत और बांग्लादेश की लड़ाई हुई। उसमें जो है जन जन के पास जाके अंधेरे में हम लोग मोमबत्ती बांटते थे जलाने के लिए।
तत्पश्चात सन 75 में हम लोग आए और सन 75 में जब मैं हाई स्कूल में कर रहा था उस समय हम लोगों ने फिर समाज सेवा शुरू की और साथ ही साथ पिताजी ने मेरा सहयोग किया और उस समय एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट कराया गया लखनऊ में, जिसमें कि वो ऑल इंडिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट था जिसके कर्ता मुझे ही बनाया गया। उस अल्प आयु में मुझे एक जानकारी ये मिली कि समाज में रहने के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए उनको सहायता करो जो कि आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसके बाद 1979 में मैंने ग्रेजुएशन किया और पूर्ण रूप से मैं समाज में लगा रहा और इस दरमियान कई जगह बाढ़ भी आई लखनऊ में, कई जगह कुछ आपदाएं आई, तो हम लोग वहाँ जाके जो है पूरी सब्जी बांटा करते थे पिताजी के साथ। इस दरमियान फिर मैं नौकरी मेरी लग गई, जो कि संचार विभाग की मेरी नौकरी रही है। और उस नौकरी के साथ साथ एक दिन मैं बैठा हुआ था घर पे कि मेरे पास कुछ ऐसा समय है शाम के समय का कि उसको कुछ सदुपयोग किया जाए समाज सेवा में। किस तरह से करें कि पैसा भी आए और उस पैसे को जो है समाज सेवा में लगाया जाए। तो मैंने एजुकेशन लाइन में एक बुक स्टोर खोलने का निर्णय लिया, जो कि मैंने लखनऊ में ही एक प्रतिष्ठित क्षेत्र में इस स्टोर को खोला और वहाँ से मेरी ये समाज सेवा फिर शुरू हुई। और वो जो 5 घंटे मुझे मिलते थे, प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट को मैं समाज के असहाय लोगों के बीच में बांटता था। घर घर जाके उनके जो भी कमज़ोर लोग थे, जो खाने को जिनको नहीं मिल पा रहा था, जो शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, उनके स्टार्ट किया शिक्षा का भी भार लेना शुरू किया उस अल्पायु में। ये कहानी आगे बढ़ती रही और हम समाज सेवा करते रहे, लेकिन नौकरी के साथ साथ समाज सेवा करना बड़ा मुश्किल भी हो रहा था क्योंकि एक तरफ नौकरी थी, जिम्मेदारी भरी। इस दरमियान सन 97 में मुझे संचार मंत्रालय में भारत सरकार की तरफ से, मेरे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्यूटेशन पर भेजा गया नई दिल्ली। वहाँ जाके मैं फिर जुटा समाज सेवा के रूप में और मैंने देखा कि किस तरह समाज सेवा की जाती है दिल्ली में। वहाँ पर मैं विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी में मुझे एक हिस्सेदारी मिली और साथ ही साथ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, तत्कालीन हमारे संचार मंत्री जी वेनी प्रसाद वर्मा जी, तत्कालीन हमारे सेक्रेटरी पोस्ट डॉक्टर R.U.S. प्रसाद जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उन्हीं के साथ साथ उस उद्घाटन समारोह में मैंने भाग लिया। ये उद्घाटन समारोह था प्रगति मैदान नई दिल्ली, 97 विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी। उसके पश्चात मेरा दायरा बढ़ने लगा और जब मैंने देखा कि समाज सेवा के लिए ज़्यादातर जो है राजनीतिज्ञ आते हैं, तो एक सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं आ सकता। इसके पश्चात मैं फिर वापस हुआ, लखनऊ आया और लखनऊ में फिर अपने शौक को संभाला अपने पिताजी के सहयोग से और थ्रू बिजनेस भी, जो बिजनेस में प्रॉफिट होता था वो मैं समाज के गरीब तबकों को बांटता था। यहाँ तक कि बुक्स भी मैं जो है समाज के कई गरीबों को जो बुक्स खरीद नहीं पाते थे, कॉपी किताब नहीं खरीद पाते थे, उनको हमने फ्री में मुहैया करवाई जिससे कि उनकी पढ़ाई ना रुके। आज उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो IAS और IPS हो चुके हैं और मेजर भी हैं, ब्रिगेडियर तक वो जा चुके हैं वो बच्चे। और मुझे जब मिलते हैं तो बड़े मुझे आनंद की प्राप्ति होती है कि ये सब बच्चे जो मेरे द्वारा दिए गए किताबों से आगे बढ़े हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है। और साथ ही साथ अभी इस दरमियान जो इतना बड़ा वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस दरमियान जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं और मेरी वाइफ ने मिलके समाज के प्रत्येक वर्ग को, जिनके पास तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा था, जो असहाय थे, बूढ़े थे, जो दवाइयाँ लेने नहीं जा पा रहे थे, उनको हमने दवाइयाँ मुहैया करवाई। जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा था उनको डॉक्टर तक हमने पहुंचवाया और अपने घर, उनके घर तक फिर वापस पहुंचवाया। और प्रवासी मजदूर जो वाया एक्सप्रेस वे के माध्यम से अपने घरों को जा रहे थे, उनको हम सभी ने, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके सुबह जो है तड़के पहुंच जाते थे 5 साढ़े 5 बजे। वहाँ जाके चाय, गरम चाय, छोटे बच्चों को दूध, बिस्किट्स और नाश्ते में पूड़ी सब्जी, ये सब हम लोग सुबह से तैयार करते थे। मतलब कि रात में 2:30-3 बजे हम लोग जग जाते थे और ये सब तैयार करके हम लोग वहाँ पर ले जाते थे और उनको बांटते थे। साथ ही साथ जो दूध मुँह बच्चे थे, जो गोदी के बच्चे थे, जिनके पास बॉटल नहीं थी, फीडिंग बॉटल्स नहीं थी, फीडिंग बॉटल्स भी हम लोगों ने खरीद के उन सबको बांटे। मेरा एक ही धर्म है, मानव सेवा, यही मेरा धर्म है। और किसी भी वर्ग का हो, किसी भी स्तर का हो, अगर उसको कुछ ज़रूरत है किसी भी किस्म की, तो उसका हम सेवा करते हैं, उनके घर तक मुहैया कराते हैं। भविष्य जो है हम अपने हाथ से बताते हैं
और भविष्य में मैं उस मुकाम पे अपने आप को देखना चाहूँगा कि लोग मुझे जाने एक समाज सेवक के रूप में, और जब भी उनको कोई जरूरत की आवश्यकता पड़ती हो तो वो मेरा नाम लें कि हाँ वो फला थे और उन्होंने हमारी इस तरह से सहायता की। बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि इतनी ऊंचाई पर पहुँचूँ कि लोग मुझको जाने, अच्छे तरह से जान जाए। जो बुरा है उस इंसान को अच्छा बनाना है, बुरा नहीं। जब इंसान अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बुराई दूर हो जाएगी। तो बीड़ा उठाइए, एक इंसान को इंसान बनाने का बीड़ा उठाइए, एक बुरे आदमी को उठाइए, बुरे आदमी को अच्छा बनाने का बीड़ा उठाइए।